नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं बुलंदशहर की खबर की, जहां पर बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। खबर है कि डिबाई थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के संबलपुर गांव के पास यह हादसा हो गया है। इस हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। तो बुलंदशहर में यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 महिला समेत 6 की मौत हुई है। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। कार में 7 लोग सवार थे। किस किस से हुआ? बस से और इको से। तो ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये संभल से। कहाँ संभल क्यों गए थे? ये गमी मौत हो गई थी। अच्छा, कितने लोग थे? इस गाड़ी में 7 लोग थे। तो 7 लोगों की क्या कंडीशन है? 6 एक्सपायर हो चुके हैं, एक अभी सांसें चल रही हैं। अच्छा, एक घायल है? घायल 6 लोगों की मौके मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं रामपुर से। बड़ी खबर इस वक्त है, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। केमिकल से भरे ड्रमों में ब्लास्ट हुआ है। घंटों की मशक्कत के बाद वहां पर आग पर काबू पाया जा सका। शहजाद नगर इलाके का यह पूरा मामला है इस वक्त। बड़ी खबर रामपुर से, जहां पर केमिकल की फैक्ट्री में आग लगी है। काफी मशक्कत दमकल कर्मियों को वहां पर करनी पड़ी। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और रामपुर की तस्वीरें, केमिकल फैक्ट्री में आग की तस्वीरें। धुएं का गुबार चारों ओर दिखाई दे रहा है। आग की लपटें भी साफ तौर पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शहजाद नगर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 24 के पास एक केमिकल की फैक्ट्री है, इसमें भीषण आग लग गई है, और देखते ही देखते आग ने वहां पर विकराल रूप धारण कर लिया। कई किलोमीटर दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखने लगी। विशाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, किस वजह से आग लगी और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये आग लगने का भी कारण पता नहीं चला है, लेकिन ये केमिकल की फैक्ट्री थी थाना शहजाद नगर में। इसमें जो अचानक आग लगी, आग की लपटें इतनी दूर, मतलब ऊंची ऊंची उड़ी कि दूर तक जो दिख रही थी। दमकल की 4 गाड़ियों ने जो था करीब 2.5 घंटे के बाद जो आग पर जो है काबू पाया था। जी विशाल, फैक्ट्री के अंदर उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे? क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? फैक्ट्री के मालिक की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है? देखिए, फैक्ट्री के मालिक को जो था वो रात पुलिस ने जो था उसको क्या कहते हैं हिरासत में ले लिया था, लेकिन जो फैक्ट्री में था कोई केवल चौकीदार था, जिसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से केमिकल उसमें भरे हुए थे ड्रमों में, तो केमिकलों में ब्लास्ट होता रहा, और जिसकी आवाज जो काफी दूर तक सुनाई दी। जी फिलहाल प्रशासन के द्वारा कोई जानकारी दी गई है? नहीं, अभी तक इसके प्रशासन की द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। विशाल सक्सेना इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। केमिकल से भरे ड्रमों में ब्लास्ट हुआ है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और अब बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। आज से वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगेगी। उत्तर प्रदेश में आज से सिर्फ 7 जिलों में ही 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीकाकरण की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन जिलों में 9000 से ज्यादा कोरोना केस हैं, सिर्फ उन जिलों में ही आज वैक्सीनेशन होगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। कल से 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होना है। चूंकि कल ये पहला दिन होगा, इसलिए अभी हम 7 जनपदों में इसे प्रारंभ करेंगे और उसके बाद फिर प्रदेश के अन्य जनपदों में। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 8 बजे से 3 दिनों का लॉकडाउन लग गया है, जो मंगलवार सुबह तक अब जारी रहेगा। लॉकडाउन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लॉकडाउन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन में देखा गया था कि कर्फ्यू के बावजूद लोग बाहर दिखाई दे रहे थे। ऐसे में इस बार कर्फ्यू का पालन ठीक से हो, उसके लिए रणनीति तैयार की गई है। वहीं ताजनगरी आगरा में भी प्रशासन और पुलिस ने सख्ती की तैयारी की है। कि जो पहली बार भी थी, जो डिफरेंस आया है वो अवधि का आया है, साथ ही साथ मानवीयता के साथ
उस कोविड कर्फ्यू का पूरी तरह से अनुपालन कराया जाएगा। मेरी नागरिकों से भी अपील है कि वे भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। यह उनके ही अपने स्वास्थ्य के लिए है और इस एनफोर्समेंट एक्टिविटी में प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग प्रदान करें। जो भी गाइडलाइंस हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं, उसमें एसेंशियल सर्विसेज को इससे मुक्त रखा गया है। तो उन एसेंशियल सर्विसेज को मुक्त रखते हुए जो आम नागरिक हैं बिना किसी पर्पस के इधर उधर ना निकलें और इन 3 दिनों में वो उस कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइंस को फॉलो करें। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की काउंटिंग कल होनी, यानी कि 2 मई को अब काउंटिंग होनी है। कोरोना संकट के बीच में राज्य चुनाव आयोग ने 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए थे, जिसे लेकर कई सवाल भी उठे, लेकिन अब इंतजार वोटों की गिनती का है। बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, लिहाजा नतीजे आने में काफी लंबा वक्त भी लगेगा। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच गांव की सरकार बननी है और तमाम उम्मीदवार जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नतीजे इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि इस बार चुनाव सियासी पार्टियों के सिंबल पर हुए हैं और 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को भी पंचायत के नतीजों से विधानसभा चुनाव की तैयारी की तस्वीर साफ होगी। बहरहाल राज्य चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए पुख्ता तैयारियों का दावा किया है। वोटों की गिनती में किसी तरह की दिक्कत न हो और कोविड गाइडलाइंस का भी पूरी तरह पालन हो सके, इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो काउंटिंग की तैयारी यहां पर की गई है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन वहां पर किया जाएगा। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बाकायदा गाइडलाइंस काउंटिंग के लिए जारी की गई हैं। पंचायत चुनाव की काउंटिंग की तैयारी है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत के चुनाव हुए, अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है। दरअसल कल वोटों की गिनती होनी है। इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर में चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला देकर मतगणना रोकने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में 4 चरण में पंचायत चुनाव हो चुके हैं। चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन न करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी यूपी चुनाव आयोग को फटकार लगा चुका है और 3 मई तक पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी किसानों का पेमेंट नहीं रोका गया है। किसानों को करीब 63% भुगतान कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि चीनी मिलें लगातार चलती रहेंगी और सरकार किसानों के हित में काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाना है। इस 20 का 100% गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। इस 20-21 का भी कोरोना कालखंड के बावजूद 63-64% तक गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफलता प्राप्त की है। एक बड़ी उपलब्धि है। ये जानते हुए भी कि चीनी की उठान वर्तमान में ना के बराबर है, फिर भी गन्ना किसानों के हित के लिए उठाए गए कदमों ने किसान भाइयों के चेहरे पर एक नई खुशहाली लाई और यही खुशहाली प्रदेश की खुशहाली है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त, ज्वेलरी शॉप में लूट की नाकाम कोशिश। लूट में नाकाम रहने पर फायरिंग की गई है। लुटेरों ने युवक को गोली मारी है। गुडम्बा इलाके में वारदात हुई है। घायल युवक फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर ये वारदात हुई है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से इस वक्त, गुडम्बा इलाके में बड़ी वारदात हुई है। बड़ी खबर, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजधानी लखनऊ में ये बड़ी वारदात देखने को मिली है, जिसमें 3 लोगों द्वारा ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्रयास किया गया है और उसके जो ओनर थे उनने उसका विरोध किया और
के उन लोग के असले पकड़ लिए, तब उन लोग लूट के इरादे छोड़ कर बाहर निकले तो एक अन्य व्यक्ति जो पास के दुकानदार है वो उनको झपट कर पकड़ने का प्रयास किया, तो जिसके तहत उन्होंने उसको गोली मार दी है। तो गोली कहाँ पे एग्जैक्टली लगी है ये क्लियर नहीं है, उसको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बांदा में एक शादी के दौरान डांस करने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। मामूली विवाद में ही कुछ दबंगों ने एक शख्स को गोली मार दी। पूरा मामला बिसंडा के बागा गांव का है। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। करीब 11:15 बजे राजेश यादव, पिता का नाम सुखनंदन यादव, जिनकी उम्र करीब 42 साल की, ओरा थाना पहाड़ी जिला चित्रकूट के रहने वाले थे, जिनके गर्दन में के पिछले हिस्से में गोली लगी थी। उनको लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बड़ी पहल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने जामनगर रिफाइनरी के जरिए विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। रिलायंस की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वागत किया है। आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने आपको बता दें कि कल कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए एलएमओ का उत्पादन किया और अब यह 700 मीट्रिक टन और बढ़ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आरआईएल की पहल का स्वागत किया गया है। एक प्रशासक के रूप में मेरे लिए यह आंख खोलने वाला है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए एलएमओ का उत्पादन किया और अब यह 700 मीट्रिक टन और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में आरआईएल की पहल का स्वागत किया गया है। आरआईएल ने ऑक्सीजन सप्लाई में मदद की है। जामनगर रिफाइनरी में ऑक्सीजन की सप्लाई, वहां पर उत्पादन को बढ़ाया गया है और इसकी पहल का स्वागत सुप्रीम कोर्ट ने किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आरआईएल का स्वागत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली साल इसी तिमाही से दोगुना है। पिछले साल इस तिमाही में मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में रिलायंस की कंसोलिडेटेड आय 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जो पिछली तिमाही से 24.9% ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नतीजों पर खुशी जताते हुए कहा कि चौथी तिमाही में पेट्रोलियम और केमिकल कारोबार के साथ रिटेल कारोबार में भी मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। चौथी तिमाही में कंपनी के ऑयल और केमिकल कारोबार की आय में तिमाही आधार पर 2.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 10,108 करोड़ रुपए पर रही है। इसी तरह सेगमेंट का EBITDA तिमाही आधार पर 16.9% की बढ़त के साथ 11,407 करोड़ रुपए पर रहा है। लेकिन इस सेगमेंट की EBITDA मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली है और ये 11.3% पर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 7 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश का भी ऐलान किया है। इस साल कंपनी के शेयर में अभी तक 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि पिछले एक साल में इस शेयर में 39.4% की रैली देखने को मिली है। रिलायंस की डिजिटल सर्विस से आय 3,000 करोड़ से बढ़कर 22,628 करोड़ हो गई है, जबकि रिटेल बिजनेस से आय 41,296 करोड़ रुपए की हुई है। इसके अलावा जियो का नेट मुनाफा 3,508 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के मुकाबले 47% ज्यादा है। चौथी तिमाही में जियो की आय 18,278 करोड़ रुपए हुई है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो का हाई स्पीड इंटरनेट कोरोना काल में भारतीयों के बहुत काम आया है। मुकेश अंबानी के मुताबिक जियो के हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा रिलायंस ने कोरोना काल में 75,000 नई नौकरियां भी दी। स्वागत है। ब्रेक के बाद मथुरा से खबर है, जहां पर पुलिसकर्मियों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है, जबकि दरोगा को एक युवक को पीटता दिख रहा है।
घटना 28 अप्रैल की है। दरअसल मथुरा में मतदान के दौरान एक युवक की पुलिस से विवाद होता है। बताया जा रहा है कि साइड न देने पर यह पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने युवक की पिटाई कर डाली और सरकारी राइफल से हवाई फायरिंग भी की। इतना ही नहीं, युवक को शांति भंग करने की धारा में चालान भी कर दिया गया। इसको लेकर परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए भी हुई थी। देन जो पार्टी थी वहाँ पर दोनों पुलिस में और उसमें थोड़ा झगड़ा सा हुआ था। किसमें हुआ झगड़ा? पुलिस में और मेरे भाई थे हरिंदर सिंह, उनमें मतलब वो झगड़ा किसी और तीसरे पर्सन था, वो भाग गया वहाँ से और भाई को वहाँ पर झगड़ा किस बात को लेकर? महामारी में कोविड वार्ड का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। इस बीच मेरठ से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके मन से कोरोना का खौफ खत्म हो जाएगा। कोरोना की महामारी में दो पल खुशी के मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये तस्वीरें मेरठ के एक अस्पताल में बने कोविड वार्ड की है, जहां अस्पताल के स्टाफ ने कोरोना पीड़ित महिला का बर्थडे सेलिब्रेट किया। महामारी में हर तरफ निराशा का माहौल है। कोरोना के खौफ से लोग इस कदर घबराए हुए हैं कि अपनों का भी साथ देने से हिचक रहे हैं। इस बीच ऐसी तस्वीरें थोड़ी सुकून पहुंचाती है। दरअसल कोरोना से पीड़ित इस महिला का बर्थडे उनके परिवार वाले हर साल धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमित हो जाने पर परिवार वाले मायूस थे। लेकिन महिला की बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और अस्पताल प्रशासन से मां का बर्थडे वार्ड में ही सेलिब्रेट करने की बात कही, जिस पर अस्पताल प्रशासन भी मान गया और वार्ड में ही केक काटकर बर्थडे का जश्न मनाया गया। मेडिकल स्टाफ का ऐसा मानवीय चेहरा देखकर महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहीं डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि कोविड वार्ड में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। हॉस्पिटल में इस मानवीय चेहरा से महिला के परिवार वाले भी काफी खुश हैं। कोविड वार्ड में बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।